गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 2 पार्ट 9 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 9 मैं हूँ चार्ली चैंपियन। आज हम ये पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 57, पार्ट 9 मैं हूँ चार्ली चैंपियन। मेरा जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन के ईस्ट लेन में हुआ था। माँ बताती थी कि मेरी दुनिया हंसी खुशी से भरी थी। हम 3 कमरों वाले मकान में रहते थे। हर कमरा अच्छी तरह से सजा धजा था। मुझे बचपन की कई बातें आज भी याद है। मुझे स्मरण है, माँ मुझे मेरे भाई सिडनी को हर रात आया के यहाँ छोड़कर थिएटर चली जाती थी। जब वे लौटती तो हमारी मेज़ पर स्वादिष्ट व्यंजन रख देती। वे हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती थी। बच्चों, ये जो पाठ है मैं हूँ चार्ली चैंपलिन, आपने तो इसका नाम ही सुना होगा। चार्ली चैंपियन की कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि यह बहुत लोगों को हंसाते थे और इन्हें लोग बहुत पसंद भी करते थे। तो आज इन्होंने अपनी ही आत्मकथा, इस कहानी के ज़रिए अपनी आत्मकथा बताई है कि उनके जीवन में क्या था और वे अपने जीवन में कैसे थे। तो उन्होंने बताया है कि मेरा जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन के ईस्ट में हुआ था। ये बताते हैं कि इनकी दुनिया जो थी वो बहुत हंसी खुशी से भरी थी और 3 कमरों वाले मकान में ये रहते थे और कमरा इनका जो था वो बहुत सुंदर तरह से सजा हुआ था। ये कहते हैं कि मुझे बचपन की बहुत सारी बातें आज भी याद है। मुझे याद है कि इनकी मम्मी जो थी वो इनके भाई को, सिडनी को, हर रात को आया के यहाँ छोड़कर थिएटर चली जाती थी। यानी कि इनकी मम्मी जो थी वो थिएटर में काम करती थी। जब वे लौटती तो हमारी मेज़ पर स्वादिष्ट व्यंजन रख देती थी। जब वे आती और अपने इनके मेज़ में स्वादिष्ट यानी कि खूब स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन मतलब भोजन रखती, वे हम दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी। मुझे अपने पिता की याद नहीं। माँ बताती थी कि हमारे पिताजी नेपोलियन की तरह दिखाई देते थे। उनकी आवाज़ भी रौबीली थी, पर वे पीते बहुत थे, इसलिए माँ उनसे अलग हो गई थी। ये बोलते हैं कि मुझे इनके पिताजी इनको याद नहीं है, क्योंकि माँ बताती है कि इनके पिताजी जो है वो नेपोलियन जैसे दिखते थे और उनकी आवाज़ भी बहुत रौबीली थी, पर वे पीते बहुत थे, इसलिए माँ उनसे अलग हो गई। इनके पिताजी बहुत पीते थे, इसलिए उनकी मम्मी उनसे अलग हो गई। माँ मुझे अपने साथ थिएटर ले जाती थी, क्योंकि घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं 5 वर्ष का था और रंगमंच में पार्श्व में खड़ा था। गाते गाते अचानक माँ का स्वर लड़खड़ा गया। दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि यह हो हल्ला किस लिए हो रहा है। शोर जब बहुत बढ़ गया तब माँ वहाँ से हट गई। तो जब ये 5 वर्ष के थे तो इनकी मम्मी इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए इन्हें भी अपने साथ थिएटर पर ले जाती थी। ये देखते थे कि थिएटर जो था बहुत ही मतलब रंग बिरंगा था और बहुत भरा हुआ था। इनकी माँ जो थी वो थिएटर में गाना गाती थी। एक दिन उनकी माँ जब गाना गा रही थी तो उनका स्वर जो है वो लड़खड़ा गया, यानी कि अटक गया। तो उनके स्वर के लड़खड़ाने को देखकर दर्शकों ने, जो लोगों की भीड़ थी जो उन्हें देख रहे थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि ये हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है और शोर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो शोर को देखते हुए उनकी माँ वहाँ से चली गई।
मैनेजर भी परेशान था, पर वह सूझबूझ वाला था। उसने मुझे माँ और उनके मित्रों के सामने अभिनय करते देखा था। उसने माँ से कहा कि वह मुझे रंगमंच पर भेज दे। माँ सहमत नहीं थी, तो बहुत शोरगुल देखकर उसकी माँ वहाँ से चली गई। मैनेजर भी बहुत परेशान हुआ कि क्यों परेशान हुआ मैनेजर, क्योंकि उनका शो जो था वो बीच में ही रुक गया। पर वह बहुत सूझबूझ वाला था, यानी कि सोचने समझने वाला। उसने बहुत उपाय निकाला। उसने क्या किया, उसने चार्लिन को थिएटर में या मंच पे कभी दोस्तों के आगे कुछ करते हुए देखा था, यानी कि जो चार्लिन चैपलिन करते थे, एक्टिंग करना, जो भी उनको आता था उन्होंने अपने दोस्तों के सामने करा। तो उनके मैनेजर ने उनसे देख लिया, तो उसके मैनेजर ने कहा कि आप स्टेज पर चले जाओ, पर माँ इस बात से सहमत नहीं थी। इसी बीच मैनेजर ने मेरा हाथ पकड़ा और मंच पर खड़ा कर दिया। तो मैनेजर ने उनका हाथ पकड़कर कहाँ पर खड़ा कर दिया, मंच पर। अब तो मुझे गाना ही था, कोई उपाय भी नहीं था। मैंने एक लोकप्रिय गीत गाना शुरू कर दिया। लोगों को बहुत बेहद पसंद आया। अभी गाना पूरा भी नहीं हुआ था कि दर्शकों ने मंच पर सिक्कों की बरसात शुरू कर दी। मैंने गाना बीच में ही रोक दिया और बोला, पहले मैं सिक्के उठाऊंगा, फिर गाना पूरा करूंगा। जब मैनेजर ने उसका हाथ पकड़कर, चार्ली चैपलिन का हाथ पकड़कर स्टेज पर खड़ा कर दिया, तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या करना है। तो उसने एक लोकप्रिय गीत गाना शुरू कर दिया जो लोगों को बहुत पसंद आया। इसी बीच दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और मंच पर सिक्के फेंकने शुरू कर दिए। तो चार्ली चैपलिन ने क्या किया, गाना ही रोककर पहले उन्होंने सिक्के को उठाना शुरू कर दिया। इस पर लोगों ने खूब तालियां बजाई और हंसे। मुझ में गजब का आत्मविश्वास था। इसमें जब उसने बीच में गाना रोक के सिक्के उठाए तो लोगों ने खूब तालियां बजाई और खूब हंसे। तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास था। मैंने दर्शकों के बीच बातचीत की, नृत्य किया और नकलें भी खूब उतारी। अपनी धुन में मैंने माँ की भी नकल उतारी। मेरा उद्देश्य किसी का मजाक उड़ाना नहीं था। मैं तो बिना सोचे समझे नकल उतार रहा था। माँ की नकल उतारते हुए उनके लड़खड़ाते स्वर की भी नकल की। अब तो दर्शक जैसे पागल हो गए। वे खूब हंसे। उन्होंने तालियां बजाकर मेरी प्रशंसा की। ढेर सारे सिक्के मंच पर फेंके। तो इन्होंने क्या किया, चार्ली चैपलिन ने क्या किया, दर्शकों से बात करी, लोगों से बात करी, नृत्य किया यानी कि नाच किया और खूब नकलें उतारी। इतनी नकलें उतारी कि उन्होंने उस नकल पे अपनी माँ की भी नकल उतारी। पर वो ये कहते हैं कि मेरा उद्देश्य किसी का मजाक उड़ाना नहीं था। मैं तो बिना सोचे समझे जो मेरे को समझ में आ रहा था वो वैसे ही करे जा रहे थे। माँ की नकल उतारते वक्त जब उनके आवाज़ लड़खड़ाई तो उसकी भी नकल उतारी, जिससे दर्शकों ने बहुत पसंद किया और हंसते हंसते हुए पागल हो गए। मतलब इतना इनको पसंद किया और तालियां बजा बजा कर इनकी प्रशंसा की। ढेर सारे सिक्के मंच पर, स्टेज पर फेंके। अंत में माँ मुझे मंच से लिवा ले जाने के लिए आई। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी उपस्थिति का भी स्वागत किया। मंच पर वह मेरी पहली रात थी तथा माँ की आखिरी। समय इसी तरह बीतता गया। मैं जीवन यापन के लिए तरह तरह के काम करता रहा। मंच में उसकी माँ का जो था, मम्मी का जो था, वो आखिरी दिन था। मंच पर उसकी मम्मी आई और दर्शकों ने उन्हें उनका स्वागत खूब तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मंच पर चार्ली चैपलिन की पहली रात थी, पर उनकी मम्मी की वो आखिरी
रात थी। समय इसी तरह बीतता गया और मैं जीवन यापन के लिए तरह तरह के काम करता रहा। समय ऐसे ही बीतता गया और वह अपने जीवन जीने के लिए इसी तरह के काम करता रहा। मैंने अखबार बेचे, प्रेस में छपाई की, खिलौने बनाए, डॉक्टरों के यहाँ काम किया और पर अभिनेता बनने का लक्ष्य मैं नहीं भूला। इन्होंने क्या क्या काम किया? प्रेस अखबार बेचे, प्रेस में छपाई की, खिलौने बनाए, डॉक्टर के यहाँ काम किया, पर अभिनेता बनने का लक्ष्य मैं नहीं भूला। मैं समय निकाल कर सज धज कर ब्लैकमोर की थिएटर कंपनी में काम की तलाश के लिए ज़रूर जाता। वहाँ भी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की कतार लगी होती। मुझे शर्म लगती, फिर भी एक कोने में खड़ा रहता। एक दिन क्लर्क ने मेरा सारा विवरण नोट कर लिया और कहा कि उपयुक्त भूमिका मिलते ही वह मुझे सूचना देगा। तो वो हमेशा अपने काम करता, पर वह अभिनेता बनना चाहता था, इसीलिए वो समय निकाल कर सज धज कर ब्लैकमोर नाम की एक थिएटर कंपनी थी उसकी तलाश में इधर उधर जाता, जहाँ पर बहुत सारी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की कतार मतलब लाइन भी लगी रहती। मुझे बहुत शर्म भी लगती थी, फिर भी मैं एक कोने में खड़ा रहता। एक दिन एक क्लर्क ने उनका सारा विवरण नोट कर दिया, यानी कि उनका सारा एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर नोट किया और क्लर्क ने बोला कि जिस दिन कुछ भी काम होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। और एक दिन मुझे सूचना मिल गई। मुझे 2 नाटकों में काम करने के लिए रख लिया गया था। एक दिन मुझे फुटबॉल मैच नाटक एक प्रहसन में काम करने के लिए बुलाया गया। उसमें वेल्डन नामक एक प्रसिद्ध और अनुभवी विदूषक के साथ मुझे काम करना था। एक दिन उन्हें फुटबॉल मैच नामक के एक प्रसंग के काम करने के लिए बुलाया गया, जिसमें वेल्डन नामक एक प्रसिद्ध और अनुभवी विदूषक के साथ उन्हें काम करना था। एक बहुत मान्य हस्ती के साथ उन्हें काम करना था, यानी कि अभिनेता के साथ उन्हें काम करना था। मैंने दर्शकों के बीच बैठकर अपनी फिल्में देखी। मैंने देखा पर्दे पर मेरे आते ही वे खिलखिला उठते थे। इसमें मुझे खुशी भी हुई, संतोष भी मिला। मुझे अपने आप पर विश्वास बढ़ा। मुझे चरित्र के बारे में न बताकर हल्का सा एक विचार बता दिया जाता था, बस फिर मैं अपनी कल्पना से अभिनय शुरू कर देता। तो वह दर्शकों के बीच में बैठकर अपनी फिल्में देखते थे और उन्होंने क्या देखा कि जब मैं पर्दे पर आता हूँ तो सारे लोग जो है वो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं और इन सबको देखकर उन्हें बहुत शांति मिलती थी और वह बहुत खुश होते थे और उन्हें अपना दिन भर दिन अपने आप पर विश्वास उनका बढ़ता गया और उन्हें काम मिलता, जो भी इसके चरित्र के बारे में जो भी उनको भूमिका निभानी पड़ती, उन्हें वो हल्का सा बता दिया जाता था कि तुम्हें ये काम करना है। तो वो अपने ही विचार से, अपनी ही सोच समझ से वे उस कल्पना से अभिनय शुरू कर देते थे। आज मेरा जीवन काफ़ी सुखी है। मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मैं और भी कई फिल्में बनाना चाहता हूँ। मैं अभी भी महत्वाकांक्षी हूँ। मैं कभी निवृत्त नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। मैं कभी कभी अपनी छत पर बैठकर सूर्यास्त देखा करता हूँ। दूर एक झील होती है और उसके पार विशाल पर्वत, ऐसे पर्वत जो मुझ में आत्मविश्वास भरते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरा जीवन आज भी जो मैं बहुत
अपने जीवन से सुखी और मैं तंदुरुस्त भी हूँ, स्वस्थ भी हूँ। मैं और भी कई फिल्में बनाना चाहता हूँ। मैं अभी भी महत्वाकांक्षी हूँ। महत्वाकांक्षी मतलब बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, जो अपने आप को बहुत ऊंचाई तक पहुँचाना चाहता है। और मैं कभी सेवा निवृत्त यानी कि सेवा से मुक्त नहीं होना चाहता। ये चाहता है कि वो मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और मैं सबकी सेवा करूं। मैं सेवा से दूर नहीं जाना चाहता। मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूं। मैं कभी कभी अपनी छत पर बैठकर सूर्य अस्त मतलब सूर्य को डूबता हुआ देखा करता हूं। दूर एक झील होती है और उसके पार विशाल पर्वत, ऐसे पर्वत जो उसमें ये बड़े बड़े पर्वत को देखते हैं और उन्हीं पर्वतों को देख कर इनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। तो बच्चों, ये थी कहानी पार्ट 9 की मैं हूँ चार्ली चैप्लिन। इनके बारे में इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनका जीवन कैसा था, इनकी मम्मी क्या करती थी और ये इस मंच में कैसा है। उन्होंने लोगों का मतलब दिल कैसे जीता, लोगों को हंसा के, नकलें उतार कर और खूब गाना गा कर। तो लोग इनसे बहुत खुश हैं और ये अपने जीवन में बहुत खुश हैं। इनके साथ साथ ये बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ऊंचा नाम अपना कमाऊँ और कभी सेवा से मुक्त ना हूँ। मैं हमेशा दूसरों की सेवा करता रहूँ और सेवा से कभी भी मुक्त ना हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ आया होगा। इसी के साथ साथ इस पाठ को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।